तो हेलो एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर। तो दोस्तों, जैसा आपने टाइटल में देखा, आज का जो आर्टिकल है वो सच है। रशिया अगर आप देखें तो इंडिया से सच में 2 गुनी साइज का एरिया एलोकेट करने वाला है फॉरेस्ट के लिए, और वो फॉरेस्ट वो कार्बन ऑफसेट्स के लिए इस्तेमाल करने वाला है। तो आइए आज इस आर्टिकल को अच्छे से समझते हैं, और इसके बेसिस पे आपको एक यूपीएससी मेंस क्वेश्चन भी मिलेगा जो कि हाईली लाइकली है, आ सकती है आने वाले दिनों में कभी भी। तो उसको समझेंगे एंड आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि आप वो क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, अगर आप देखिए तो अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। दोस्तों, ये मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं, इनको जरूर देखें। और साथ साथ यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है। आपको बता दूं, यदि आप 28 अप्रैल तक यूपीएससी सीएससी अन अकेडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 28 अप्रैल तक, तो भी आपको आने वाले दिनों में 31 जुलाई तक 1 साल की भी सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू करेगी। यानी 31 जुलाई यानी 3 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो नाउ इज द टाइम। दोस्तों, अकेडमी में 16,000 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं। ये प्लस और आइकनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक मेंटर असाइन होते हैं और मीन्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम होती है। तो जो कॉस्ट है प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की है 64,800 रुपए आफ्टर यूजिंग कोड KC10। आइकनिक सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए आफ्टर यूजिंग कोड KC10। तो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जब भी करें यूज कोड KC10। लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं इंटरव्यू पैनल जो बनाई है हमने, वो बहुत ही हाईली डेकोरेटेड रिटायर्ड एंड सर्विंग सिविल सर्वेंट्स की भी है और लीडिंग एजुकेटर्स की भी है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। इसके सिवा दोस्तों, फ्री टेस्ट सीरीज अन अकेडमी पाथ फाइंडर इम्पल्स एंड राइज चल रही है। KC10 कोड से एनरोल करें। बहुत सारे नए बैचेस हमने स्टार्ट किए हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, 1 साल 2 साल 3 महीने के बैचेस में। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं, नाउ इज द टाइम। इसके सिवा दोस्तों, हर संडे अन अकेडमी कॉम्बैट भी होती है। 4 करोड़ से ज़्यादा की पूल है स्कॉलरशिप की, तो इसमें ज़रूर एनरोल करें। तो दोस्तों, बात सही है, जैसा मैंने कहा, जैसा आपने टाइटल में भी पढ़ा, तो रशिया अगर आप देखें तो ये अपने फार ईस्ट फेडरल डिस्ट्रिक्ट को आप देख सकते हैं। ये जो फेडरल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो अगर आप देखें इस इलाके में ऑलरेडी भालू, भेड़िया एंड अमूर टाइगर, जिसको साइबेरियन टाइगर के नाम से पहले जाना जाता था, तो इन प्रकार के स्पीशीज से भरी हुई है। तो ये जंगल से भरा हुआ इलाका है। तो ये पूरा का पूरा फॉरेस्टेड रीजन है। कुछ इस प्रकार के फॉरेस्ट जिनको हम कैसे फॉरेस्ट कहते हैं, टाइगा फॉरेस्ट। तो ये टाइगा या फिर बोरियल फॉरेस्ट है। तो इन टाइगा बोरियल फॉरेस्ट का इस्तेमाल रशिया करने वाली है क्लाइमेट ऑफसेट्स के लिए। तो कार्बन ऑफसेट्स के लिए और क्लाइमेट चेंज मार्केट में इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो आइए आज की इस आर्टिकल को अच्छे से समझते हैं। तो रशिया अगर आप देखें तो 20% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रशिया के पास है। तो इसको कैसे रशिया इस्तेमाल करेगी, स्पेशली अपने फार ईस्ट रीजन, फार ईस्ट फेडरल डिस्ट्रिक्ट को, जो कि खाली है, ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं नहीं एंड टोटली जंगल वाला इलाका है। तो इसको कैसे इस्तेमाल होना है, आइए जल्दी से समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए रशिया एंड क्लाइमेट चेंज, उनका आपस में क्या रिश्ता है। तो देखिए आईपीसीसी रिपोर्ट आई थी, इसके तहत अगर आप देखें, यदि 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर दुनिया की राइज करती है तो रियल पर कैपिटा आउटपुट में क्या चेंज आएगा। तो आप देखो, ट्रॉपिकल इलाके लाल में हैं, ट्रॉपिकल इलाके लाल में हैं, और बाकी टेम्परेट रीजन आप देखो तो किसमें है, ग्रीन में है। यानी रियल पर कैपिटा आउटपुट इंक्रीज करने वाली है। तो रशिया जैसे कंट्रीज हैं, क्लाइमेट चेंज होगी तो इनको क्या होने वाला है, फायदा फायदा फायदा। तो इनको होने वाला है भैया फायदा। तो ये क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आराम से बैठेंगे घर पे। तो ये लोग यही कर रहे थे। तो रशिया अगर आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी एक्सपोर्टर है। साथ साथ आप देखें तो लार्जेस्ट पोल्यूटर भी रशिया ही है। वन ऑफ द लार्जेस्ट पोल्यूटर जरूर रशिया है। तो इस वजह से रशिया ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है क्लाइमेट चेंज पे। तो एक इंडेक्स आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया 10th रैंक पे 2020 पे थी। यानी इंडिया ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। वहीं रशिया अगर आप देखें तो किस रैंक पे है, 52nd रैंक पे है, और जो कि बॉटम 10 परफॉर्मर्स में से एक है। तो 2020 में रशिया 52nd रैंक पे थी, यानी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही क्लाइमेट चेंज के लिए, मिटिगेट करने के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रही क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। वहीं अगर आप देखें तो पेरिस क्लाइमेट डील में सारे देश आए थे और बड़े बड़े प्रोमिसेस किए थे कि 2030 तक ये करेंगे, 2050 तक ये करेंगे। अलग अलग प्रोमिसेस थे जिनको नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन भी कहते थे। तो रशिया ने क्या किया, ज़्यादा कुछ वहाँ पे प्रॉमिस भी नहीं किए, बहुत ही अनएम्बिशियस पेरिस क्लाइमेट डील टारगेट्स भी दिए। तो दुनिया भर में क्या हो रही थी, उसकी
किरकिरी हो रही थी। तो आइए उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये एक नया मॉडल लेके आई है, कह रही चलो भैया हमारे पास जो जंगल है क्यों ना इसका उपयोग किया जाए कार्बन ऑफसेट मार्केट में, क्यों ना इस जंगल से थोड़े पैसे बना लिए जाएं। तो यही अप्रोच है। इसके सिवा आप देखें तो यूरोप अगर देखें तो उसने क्या किया है, यूरोपियन ग्रीन डील लेकर के आए हैं, जिसके तहत क्या होने वाला है, यूरोप ने प्रॉमिस कर दिया है दुनिया से कि 2050 तक हम जीरो नेट कार्बन एमिशंस करेंगे। कुछ वैसे ही ग्रीन डील हो रही है जिसमें चाइना, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हर कंट्री ने अपने अपने अनुसार अपना अपना टारगेट रखा है जब वो नेट जीरो एमिशंस पर पहुंच जाएंगे। नेट जीरो एमिशन मतलब अगर मेरी इकोनॉमी को चलाने के लिए मैं 10 टन CO2 प्रोड्यूस करता हूं, 10 टन CO2 जलाता हूं, 10 टन CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज करता हूं कुछ कोयला जला के, तो मैं इंश्योर करूंगा कि मेरी ही देश से 10 टन CO2 एब्जॉर्प्शन भी हो रही हो। कैसे CO2 एब्जॉर्प्शन होगी, तो आपको कार्बन साइकिल पढ़ाया है। कैसे, जंगल लगाएंगे, जंगल क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी और बायोमास में एटमॉस्फेयर का कार्बन स्टोर करके रख लेगी। तो अब रशियन रॉ मटेरियल्स, रशिया क्या है, रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर है। वो ऑयल से लेके गैस से लेके कोल, आयरन ओर सब कुछ एक्सपोर्ट करती है। तो इस दौरान रशिया की एक मेजर ट्रेड पार्टनर कौन है, यूरोपियन यूनियन है। तो रशिया अगर आप देखें तो उसके रॉ मटेरियल कहां जाते हैं, यूरोप जाते हैं। लेकिन अगर जैसे ही यूरोपियन ग्रीन डील अब यूरोप ने कह दिया है और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोप लेके आने वाली है, क्या मतलब, इसका मतलब यह है दोस्तों, अब देखिए मान लीजिए एक कंपनी है, मान लीजिए कंपनी है एयरबस, यूरोपियन कंपनी है। ये क्या करती है एयरबस, तो अगर आप देखें तो एयरबस भैया प्लेन मैन्युफैक्चरर है। अब जब एयरबस प्लेन मैन्युफैक्चर करती है यूरोपियन यूनियन में, तो उसको क्या इंश्योर करना होगा, ग्रीन डील के बाद एयरबस को इंश्योर करना होगा कि ये क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करे, है ना, क्योंकि नेट जीरो एमिशंस चाहिए। अब ये सस्ता कोल पे नहीं डिपेंड करेगी, ये महंगे वाले सोलर, विंड, हाइड्रो पे डिपेंड करेगी। तो एयरबस क्या बनाती है, प्लेन बनाती है। मान लीजिए इसके एक यूनिट ऑफ एयरबस का कोई भी प्लेन है, मान लीजिए उसकी कॉस्ट है 10 करोड़ रुपए। वही रशिया की एक कंपनी है टुपलोव भी अगर आप देखें तो मान वो भी बनाती है प्लेन। अब टुपलोव अगर आप देखें तो वो जो प्लेन बनाती है वो किससे बनाती है, वो बनाने में इस्तेमाल करती है सस्ता कोयला बेस्ड एनर्जी। तो जब कोल बेस्ड एनर्जी यूज करती है तो उसकी एक प्लेन की कॉस्ट हो जाती है 8 करोड़ रुपए। अब जब रशियन टुपलोव यूरोपियन मार्केट में एंटर करेगी तो ये 8 करोड़ की, ये 10 करोड़ की, तो क्या हो जाएगा, ये सस्ती। तो यूरोपियन कस्टमर्स लाइक एयरलाइन इंडस्ट्री वो किसके प्लेन खरीदेगी, एयरबस की खरीदेगी या टुपलोव की खरीदेगी, जो सस्ता पड़ेगा टुपलोव उसको खरीदेगी। तो जाहिर सी बात है टुपलोव सस्ती है, लेकिन ये सस्ती इसीलिए हुई क्योंकि टुपलोव ने 8 करोड़ में प्लेन बनाया, लेकिन एनवायरमेंट को क्या किया, इस दौरान बहुत ज्यादा डैमेज किया। तो इस डैमेज को रिकवर करने के लिए यूरोप क्या लगाएगी, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। तो ये टैक्स क्या करेगा, बोलेगा भैया तुमने जो जलाया है ना कोयला, और उस वजह से तुम्हें 3 करोड़ का टैक्स लगेगा, तुम्हारा प्लेन 8 करोड़ में नहीं बल्कि 11 करोड़ में बिकेगा। तो ये क्या हुआ, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म अब यूरोप में आने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। तो उसके साथ ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो रशियन रॉ मटेरियल की ही बात करें तो उनकी जो फोरकास्ट है, लगभग उनको 8 बिलियन की एडिशनल कॉस्ट पड़ने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि वो लोग एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहे और जो कार्बन ऑफसेट नहीं कर रहे जितना का वो कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये है रशिया की कहानी। तो अब रशिया क्या करने वाली है उस जंगल के साथ। तो अब आपको समझ आया क्यों रशिया अचानक से क्लाइमेट चेंज को लेके इतना सक्रिय हो चुकी है और क्यों इतनी तेजी से इसके लिए कुछ एफर्ट्स डालना चाह रही है। तो आइए प्लान क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में बहुत सारे देश हैं जो कि कार्बन फुटप्रिंट अपना क्या करने वाले हैं, जीरो करने वाले हैं। तो उनके कंपनीज वहां पे जो ऑपरेट करती हैं उन पर क्या पड़ेगा, डंडा, कि आने वाले दिनों में आप क्या करो, कार्बन फुटप्रिंट जीरो करो। नेट कार्बन फुटप्रिंट आपका जीरो होना, कार्बन फुटप्रिंट जीरो होना चाहिए, नेट कार्बन एमिशन जीरो होने चाहिए। मतलब क्या करो, जितना का तुम कार्बन जलाते हो अपना 1 यूनिट प्रोड्यूस बनाने में, उतना ही 1 यूनिट बनाने में उतना कार्बन आपको
जमा करना है, सिक्वेस्टर करना है, एब्जॉर्ब करना है, तो वो अगर करना है तो ये कंट्रीज क्या करेंगे, दुनिया भर के कोने कोने में जाएंगे, जंगल उगाने वालों को पकड़ेंगे कि भाई ये लो 100 रुपए में मेरे लिए भी कुछ 1 टन पेड़ उगा, 1 टन CO2 एब्जॉर्ब करने वाले पेड़ उगा लो। 100,000, 10,000, 1 लाख, कोई भी कितने भी रुपए के बदले में वो CO2 एब्जॉर्ब करवाएंगे। तो अब रशिया ये चीज भांप चुकी है, आने वाले दिनों में क्या होगा, अलग अलग कंपनीज आएंगी और कंपनीज क्या बोलेंगी, मेरा कार्बन फुटप्रिंट मुझे 0 करवाना है, तो क्या करना है, मुझे जंगल उगवाना है। तो रशिया क्या कर रही है, अपने फार ईस्ट फेडरल डिस्ट्रिक्ट में जो इलाके हैं उनको प्राइवेटली मैनेज फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देगी, जिससे क्या होगी, ये जो इलाके हैं ये प्राइवेट कंपनीज को लीज कर दिए जाएंगे, और लीज करने के बाद क्या होगा, अलग अलग जंगल के सेक्शंस अलग अलग कंपनीज के हाथ दे दिए जाएंगे। कुछ इस प्रकार से ये एक अलग अलग सेक्शंस में बांट दिए जाएंगे और अलग अलग कंपनीज को दे दिया जाएगा, बोलेंगे कि आप क्या करो, इसको मैनेज करो। मैनेज करने के दौरान क्या करोगे आप इंश्योर करो कि ये जो जंगल हैं इसमें एफॉरेस्टेशन प्रैक्टिस की जाए, ये जो फॉरेस्ट की क्वालिटी है इसको इंप्रूव किया जाए, सो दैट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इस इलाके से बढ़े आने वाले दिन में। अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ेगा तो जितना एडिशनल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है वो एडिशनल कार्बन किसको बेच दिया जाएगा, उन कंपनीज को जिनको कार्बन फुटप्रिंट 0 करवाना है। तो वो कंपनीज जैसे एयरबस है, एयरबस ने क्या किया, बोला भाई हम तो यूरोप में मेरी फैक्ट्री है और मुझे कार्बन एमिशंस, नेट कार्बन एमिशन 0 करवाने हैं। तो मान लीजिए एयरबस 10 टन ऑफ CO2 जनरेट करती है, तो जब ये 10 टन ऑफ CO2 जनरेट करती है तो इस दौरान ये क्या बोलेगी कि भाई मुझे तो 10 टन CO2 सिक्वेस्टर करवाना है। तो ये बोलेगी कि चलो ये वाला जो व्यक्ति है यहाँ पे, मान लीजिए ए नाम का एक प्राइवेट एजेंसी है, वो उस फॉरेस्ट यूनिट में क्या करती है, एफॉरेस्टेशन करती है। तो एयरबस बोलेगी ए को, भाई मेरे लिए 10 टन का फॉरेस्ट में CO2 कैप्चर करवा दो। तो ये बोलेगा अच्छा कर तो दूंगा, लेकिन इसके लगेंगे 10 लाख रुपए। तो एयरबस इसको 10 लाख रुपए देगी और बदले में क्या करेगी, कुछ 10 टन ऑफ CO2 इतने जंगल उगवा देगी कि 10 टन ऑफ एडिशनल CO2, पहले जितनी CO2 एब्जॉर्ब होती थी वो नहीं, उसके ऊपर 10 टन और CO2 एब्जॉर्ब करने के लायक इतने खाली इलाकों में नए नए पेड़ लगा दिए जाएंगे। इतने खाली इलाकों में, उसी इलाके में कौन लगाएगी, ए लगाएगी। तो इससे क्या होगा, अब एयरबस बोलेगी देखो मैं 10 टन CO2 प्रोड्यूस करके प्लेन बनाती हूं, लेकिन 10 टन CO2 मैंने जंगल उगवा के वापस एब्जॉर्ब करवा दिए रशिया में, तो मेरे द्वारा अब CO2 एमिशन क्या हो गई, 0 हो गई। तो इतने सारे देशों में इतने सारे कंपनीज हैं, ये सब इसी प्रकार का मार्केट ढूंढेंगे, तो क्या करेंगे, रशिया को दरवाजे पे दस्तक देने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो कहानी थी कार्बन ऑफसेट मॉडल की। तो कार्बन ऑफसेट मॉडल आप समझ चुके हैं, लेकिन इस कार्बन ऑफसेट मॉडल में बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, इनमें बहुत इंपेडिमेंट्स भी हैं। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं। ये जो स्लाइड है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है यूपीएससी सीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो कार्बन ऑफसेट मॉडल की जो पहली ड्रॉबैक है वो है प्रिंसिपल ऑफ एडिशनैलिटी। सबसे पहले तो मान लीजिए ब्राजील में कोई जंगल है, ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट, तो ब्राजील गवर्नमेंट को मैं पैसा दूं और बोलूं कि भाई ये जंगल को बचाओ, बदले में सालाना मुझसे $5 मिलियन ले लो। तो ये क्या बात हुई, ये तो ऑलरेडी जंगल एग्जिस्ट कर रहा था, तो पैसा क्यों ले ब्राजील। तो इसीलिए अगर ब्राजील को पैसे दिए जा रहे हैं तो कार्बन ऑफसेट मॉडल बोलती है पुराने जंगल बचाने के पैसे नहीं मिलेंगे, आपको नए जंगल लगाने के पैसे मिलेंगे, नया कार्बन सिक्वेस्टर करना होगा, नया कार्बन, एडिशनल कार्बन एटमॉस्फेयर से खींच के जमीन पर लाना होगा, वो है प्रिंसिपल ऑफ एडिशनैलिटी। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, इस वक्त आपकी जंगल कितना CO2 एब्जॉर्ब करती है उसका डेटा चाहिए, और ये टाइमली अपडेट करते रहिए सो दैट आपको एडिशनल कितना CO2 आपने एब्जॉर्ब किया वो चीज की क्लैरिटी मिल जाए, यही जानना है। तो सबसे पहले तो क्या चाहिए, डेटा बैक्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए कि आपका जंगल कितना CO2 एब्जॉर्ब करता है। इसके सिवा कितना आने वाले दिनों में CO2 एब्जॉर्ब हो रही है उसकी एक प्रिसाइज मॉडल होनी चाहिए जिसमें ज्यादा मिस्टेक्स ना हो। अगर मिस्टेक्स होंगे तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा CO2 ऑफसेट मॉडल, कार्बन ऑफसेट मॉडल से।
तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ एडिशनैलिटी में क्या चाहिए, एडिशनल कार्बन कितना सिक्वेस्टर हो रहा है उसका डेटा चाहिए। तो ये एक सही मॉडल होना चाहिए जो कि इतना आसान नहीं है मिलना। नंबर टू आप अगर देखें तो मान लीजिए एयरबस ने 10 टन CO2 प्रोड्यूस किया एटमॉस्फेयर में प्लेन बनाने में, तो ये 10 टन CO2 तो एटमॉस्फेयर में सदा के लिए चला गया। लगभग 200 साल कार्बन साइकिल रहती है, कार्बन की स्टे टाइम है एटमॉस्फेयर में लगभग 200 साल, जितने में वो वापस आ जाता है। तो 200 साल तो कार्बन रहेगा एटमॉस्फेयर में, 200 साल तक क्या करता रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग करता रहेगा, क्लाइमेट चेंज इस वजह से होती रहेगी। पर मुझे बताइए, अब वो 10 टन CO2 के इक्विवेलेंट क्या किया था एयरबस ने, रशिया के फार ईस्ट में पेड़ लगवा दिए और उस पेड़ से हर साल 10 टन CO2 वो पेड़ खींच के जमीन पे ले आते थे। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए एक दिन लग गई जंगल में आग, आज तक जितना CO2 उस जंगल ने जमा किया था भग करके सारा का सारा CO2 एटमॉस्फेयर में पहुंच गया। तो ये क्या है, क्या ये परमानेंस है? तो परमानेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा पाप जो मैंने CO2 जनरेट किया वो तो जीवन भर एटमॉस्फेयर में घूमता रहेगा, लेकिन मेरा जो सिंक था जहां मैं जमा करके ला रहा था वहां कोई परमानेंस नहीं। आग लगी, बुश फायर हुए, अमेजन में लग रहे थे, वैसे ही और कहीं बुश फायर हुए, अचानक से सारा का सारा जंगल जल के CO2 जो बायोमास में स्टोर्ड था वो एटमॉस्फेयर में पंप हो गया। नेक्स्ट इशू होती है कार्बन ऑफसेट मॉडल में डबल काउंटिंग की। डबल काउंटिंग क्या हुआ दोस्तों, कि जैसे कुछ देश थोड़े ढेर होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ब्राजील, वो क्या करती है, वो बोलती है कि देखो ये जो जंगल है ना अमेज़न का, ये हमारा जंगल है, तो ये हम हर साल इतना कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्टर करवाते हैं एटमॉस्फेयर से, जमा करवाते हैं। सीक्वेस्टर का मतलब जमा कराना, जमीन पे लाना, एटमॉस्फेयर से जमा करवा लेना। तो हम हर साल कार्बन इतना सीक्वेस्टर करवाते हैं फलाना अमाउंट का हर साल, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध। बहुत अच्छी बात है। दूसरे तरफ नॉर्वे जैसे कंट्री है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें अपना कार्बन, मैं हर साल 1000 टन CO2 जनरेट कर रही हूं, नॉर्वे बोलती है, तो 1000 टन के लिए इक्विवेलेंट तुम अपना जंगल का जो पार्ट है वो क्या करो, वो हमारे नाम के, वो उसका जो CO2 जनरेट हो रहा है वो ऑफसेट हमें दे दो। तो वहां भी ब्राजील सेम जंगल, एक तरफ तो वो अपने क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन एफर्ट्स में काउंट करती है उसी जंगल को, दूसरे तरफ नॉर्वे जैसे डेवलप्ड कंट्रीज को ऑफसेट की तरह भी भेज देती है। तो ये क्या हो रही है, डबल काउंटिंग हो रही है। वो ब्राजील के क्लाइमेट चेंज एफर्ट में भी काउंट हो जा रहा है और नॉर्वे के भी क्लाइमेट चेंज एफर्ट में कंट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो ये क्या है, डबल काउंटिंग, ये भी बहुत प्रॉब्लम है। फिर अगर आप देखें तो लीकेज की इशू है। मान लीजिए अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हमने कुछ ऐसा ही जंगल को बचाने वाला एक कार्बन ऑफसेट मॉडल बना दिया, तो वहां पर बहुत अच्छी बात है, इंडिया के कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले इंडिया में आप देखोगे तो इतने पार्ट में मान लीजिए हमने कुछ इस प्रकार का फॉरेस्ट बना दिया जिसमें कार्बन ऑफसेट हो रही है। बहुत अच्छी बात है, इतने पार्ट में वो फॉरेस्ट हैं, कार्बन ऑफसेट जहां हो रही है अरुणाचल के कुछ भाग में, तो अब अच्छी बात है यहां हो रही है। तो इतने पार्ट में तो आप देखो तो जंगल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कौन रहते थे, इंडिजिनस पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी, बहुत सारे डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, दुनिया भर के ट्राइब्स यहाँ पर रहते हैं। तो वो सारे ट्राइब्स क्या किए फिर, अब वो यहाँ पे झूम कल्टीवेशन तो नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या किए, यहाँ कहीं आ गए और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाले इलाके में आके अपने ट्राइबल पॉपुलेशन जो थी वो झूम कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी और वहां के जंगल जलाने लगी। तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ अब तक, एक तरफ तो हमने इसको प्रोटेक्ट किया, अच्छी बात है। रिलायंस, अंबानी, अडानी, दुनिया भर की कंपनीज हैं, आप जानते ही हैं, वो क्या किए, उन लोगों ने कार्बन ऑफसेट प्रोड्यूस किया और उन कंपनीज ने यहाँ पे पैसे लगाए जंगल लगाने के लिए। 10 टन, मान लीजिए रिलायंस ने 10 टन CO2 जनरेट किया था और वो 10 टन को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे जंगल लगवा दी। लेकिन ये इंडिजिनस पॉपुलेशन का क्या, एक तो उसको नुकसान हुआ, उसको विस्थापन हुआ, है ना, वो उनको रिहेबिलिटेट करवाना होगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या प्रॉब्लम होगी, नंबर 2 प्रॉब्लम, वो यहाँ के जंगल तो नहीं जला रही, लेकिन अब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के जंगल जलाने शुरू कर दी। उसका क्या, अब वो तो एटमॉस्फेयर में CO2 गया, यहां बचाया लेकिन यहां से नुकसान हो गया, तो नेट तो एटमॉस्फेयर में ही जाना था। अब वो चाहे अरुणाचल से जाए चाहे मणिपुर से जाए, जा तो एटमॉस्फेयर में ही रहा है, तो ग्लोबल कॉमन है। तो ये क्या हुआ, लीकेज। एक तरफ से तो आपने क्या किया
कि CO2 एब्जॉर्ब हो गया, देखो कागज में दिखा दिया, दूसरी तरफ क्या हुआ, वो CO2 घुमा के वापस एटमॉस्फेयर में लीक करके चला गया। तो ये भी एक मेजर इशू है। फिर अगर आप देखें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कार्बन ऑफसेट्स की जो कीमत तय की गई है मार्केट में वो बहुत चीप है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ब्राजील में अमेजन रेन फॉरेस्ट है और वहां पे मुझे मिला एक जंगल, उस जंगल को प्रोटेक्ट करने का नॉर्वे मुझे सालाना $5 मिलियन देती है। मैंने करवाया वहां पे जियोलॉजिकल रिसर्च और मुझे पता चला इस जंगल के नीचे है करीबन $30 बिलियन का ऑयल एंड गैस रिजर्व। तो अब मैं क्या करूंगा, 5 बिलियन सालाना लूंगा या 30 बिलियन वाला ऑयल एंड गैस रिजर्व के लिए जंगल काट के उसे एक्सप्लॉइट करवाऊंगा? तो मैं एक्सप्लॉइट करवाऊंगा। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कार्बन ऑफसेट्स होती हैं बड़ी चीप, होती हैं बड़ी सस्ती, इस वजह से वो एनफ प्रेशर नहीं जनरेट कर पाती गवर्नमेंट पे या प्राइवेट बिजनेसेस पे कि वो अपना कार्बन इंटेंसिव बिहेवियर चेंज करें और इस प्रकार के बिहेवियर पे मूव करें जिसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है। एंड फाइनली सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप अगर देखें तो बहुत सारे ऑफसेट मेथड्स अनरेगुलेटेड एनवायरमेंटली डैमेजिंग हैं। जैसे एक एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने क्या किया, वो समुद्र किनारे एक अपना शिप हायर पे ले लिए और आयरन फाइलिंग्स लेते हैं और शिप से आयरन फाइलिंग समुद्र में गिराते हैं। जब वो शिप से आयरन फाइल समुद्र पे गिरा रहे हैं तो इस दौरान क्या हो रही है, आयरन फाइल जब समुद्र पे गिर रहे हैं तो आयरन फाइल फाइटोप्लैंक्टन को ग्रो करने में मददगार साबित होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन की तादाद क्या हो रही है, अब आयरन फाइल्स यहां पे गिरने लगेंगे तो ये बढ़ने लगेगी। फाइटोप्लैंक्टन बढ़ेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगेन स्टैटिक वाला पार्ट देखिए, अगर फाइटोप्लैंक्टन क्या है नहीं समझ आ रहा है तो स्टैटिक वाले पार्ट में एनवायरमेंट में मैंने इसी लेक्चर में आप देखोगे, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, पाथफाइंडर में जाइए एनवायरमेंट देखिए। तो फाइटोप्लैंक्टन की तादाद बढ़ेगी क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करने के दौरान एडिशनल CO2 कैप्चर करेंगे। तो नेट CO2 क्या हो रही है, अब कैप्चर हो रही है। बदले में ये कंपनी क्या करेगी, किसी कंपनी से पैसे ले लेगी और उस पैसे से कार्बन ऑफसेट कर देगी। लेकिन इस दौरान पूरा का पूरा फूड चेन हो सकता है आप बदल दो, कितने सारे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो। एनवायरमेंट में एक थ्योरी होती है, एक लॉ होता है, गैरेट हार्डन्स लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। आप जो चीज करते हो जरूरी नहीं है बहुत सारे उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट में चीजें बहुत गहराई में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको मालूम हो इस चीज को करने से क्या निष्कर्ष होने वाला है, आपके ऊपर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मालूम हो कि ये होगा ही होगा। बहुत सारे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, मल्टीपल लूप से एनवायरमेंट में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर दे, न जाने एनवायरमेंट के लिए कितना ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। तो अगर इस प्रकार के कार्बन ऑफसेट मॉडल भी प्रॉपर मार्केट में, कार्बन ऑफसेट मार्केट में चैनलाइज हो गए, एंटर कर गए, तो एनवायरमेंट को तो नुकसान हो जाएगी फायदा होने के बजाय। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, क्या क्या कार्बन ऑफसेट मॉडल में इंपेडिमेंट्स है जो कि आपको जानने हैं। तो इसी की बेसिस पे 15 मार्कर सवाल है आपके लिए। कार्बन ऑफसेट मॉडल अगर देखें तो इट इज अ प्रोजेक्टेड कैपिटलिस्टिक मॉडल टू फाइट क्लाइमेट चेंज। स्टेटमेंट तो क्या करोगे आप, 2 लाइन लिखोगे जिसमें कहोगे कैसे कैपिटलिस्टिक मॉडल है, क्या होता है कार्बन ऑफसेट मॉडल बताओगे, और वो रशिया के फॉरेस्ट वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट आप बताओगे आइडेंटिफाई द इम्पेडिमेंट्स, क्या इंपेडिमेंट्स कार्बन ऑफसेट मॉडल फेस करती है, तो आपको बता दिया है, स्लाइड में दे दिया है। एंड ऑल्सो कमेंट ऑन व्हाट मोर अदर देन कार्बन ऑफसेट मॉडल नीड्स टू बी डन टू फाइट क्लाइमेट चेंज। तो अलग अलग और भी मॉडल्स हैं, जियो इंजीनियरिंग मेथड्स हैं, है ना, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि आपको जानने हैं, वो मैं थ्योरी की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। और क्या क्या मेथड्स हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के, तो ये वाला पार्ट मैं आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगा। लेकिन इतना पार्ट आप जरूर लिख के रखिए, जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो कंप्लीट आंसर लिखें, 15 मार्कर क्वेश्चन का आंसर लिखें। तो दोस्तों इसके साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो पाथफाइंडर मेटा सीरीज चल रही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हर दिन अलग अलग टेस्ट हो रही है। KC10 कोड से ज्वाइन करें और एनरोल करें। इसके सिवा दोस्तों जब भी अनअकैडमी पर आए यूज कोड KC10, क्योंकि इससे सिर्फ 10% ऑफ नहीं है, बेस्ट मेंटरशिप मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन 1 साल की भी लेते हैं तो भी आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी।
एंड 1 साल या उससे अधिक की भी लेते हैं तो भी आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलते हैं और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे एंड जियोग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड यूज द कोड KC10। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू सो मच।